हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं जिसमें ये श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोग आज 5वें लेक्चर पे हैं। हमने अभी पास्ट में 4 लेक्चर्स किए हैं। वन बाय वन फिर से मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा 1707 के बाद लेटर मुगल्स कैसे आए और वन बाय वन हमने सबके सारे जो शासक थे उनके लेटर मुगल्स के उनके हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखा। और उसके बाद 1707 से लेकर 1857 तक किस तरह से बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर तक ये पूरा सिलसिला चलता है और कैसे एक विशाल मुगल साम्राज्य भारत में समाप्त हो जाता है। दूसरे क्लास में हमने देखा दोस्तों उसके बाद भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने देखा कि कैसे भारत में नए समुद्र रूट के विकास के लिए जो पहले एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट होती है, एडवेंचरस समुद्री यात्राएं जिसको कहते हैं साहसिक समुद्री यात्राएं, उसकी शुरुआत होती है। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत के कालीकट तट पर पहुंचते हैं जहां उनका स्वागत जैमोरिन करते हैं। और उसके बाद वन बाय वन सारे यूरोपीय कंपनियां भारत में आने लगती हैं। और इसका क्रम हमने देखा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमने देखा, उनकी नीतियों को हमने देखा और कैसे आपस में एक प्रतिद्वंदिता स्थापित होती है। और एक एक करके हमने देखा कि कैसे पोर्टुगीज़, उसके बाद डच, उसके बाद आपके अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, फिर डेनिस और फिर लास्ट में फ्रेंच और उसके बाद स्वीडिश। इस तरह से हमने क्रम देखा उनका और उनके बारे में हमने पढ़ा। और हमने देखा कि कैसे वांडीवास के युद्ध में और स्वैली के युद्ध में पोर्टुगीज और फ्रेंच को हराकर अंग्रेज अपने आप को यहाँ पर स्थापित करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो सीरीज चली है हमारी थर्ड सीरीज, जिसमें हमने देखा कि कैसे अंग्रेज लोकल जो रूलर्स हैं उनके साथ सहायक संधि के द्वारा या अपनी फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा या सैन्य शक्ति या डिप्लोमेसी के द्वारा उन्होंने यहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, जिसमें हमने डिटेल में देखा था कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, अपना कंट्रोल किया। पहला प्लासी की लड़ाई में उन्होंने बीजारोपण किया था अपने विशाल साम्राज्य का। और उसके बाद इन्होंने बक्सर के युद्ध में निर्णायक जीत से उन्होंने एक अपने जीत की पटकथा लिख दी थी। तो इसी कड़ी में हम आज आगे देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार में आज मैसूर को हम देखेंगे कि कैसे वो मैसूर जो दक्षिण में एक बहुत ही संप्रभु और बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही इम्पोर्टेंट सूबा है, राज्य है, उसको विलय करते हैं, उसको मिलाते हैं। तो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में मैसूर का अपना एक महत्व है। तो मैसूर का विलय स्टार्ट करने से पहले, मैसूर से पहले हम जो लास्ट क्लास था बंगाल का, उससे मैं 2 क्वेश्चन करना चाहूँगा। आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की जो घटना घटी थी, वो किसके शासन काल में घटी थी? बंगाल के उस समय के सूबेदार कौन थे, नवाब कौन थे और इस घटना का वर्णन किसने किया है, उल्लेख किसने किया है? 2 क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्रम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने इजाड़ेदारी प्रथा, इजाड़ेदारी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था? ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी में रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वो तो ठीक है, जो विद्यार्थी नए आए हैं, जो स्टूडेंट नए आए हैं वो पूरे वीडियो को देखें ही, लेकिन साथ में जो पीछे के हमारे हिस्ट्री क्लासेस हैं उनको भी जरूर देखें, क्योंकि ये वाली जो सीरीज होती है, खास के ये वाला टाइम पीरियड 1707 से लेकर 1857 तक, इस 150 साल में भारत में काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होता है। कई चीज़ें बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो रही हैं, उथल-पुथल मच रहा है सारे अलग-अलग डायमेंशंस में। और वो बड़ा रुचिकर होता भी नहीं है। कई बार क्लासेस में टीचर भी इसको उतने डिटेल में कवर नहीं करते हैं, जिससे हमारी समझ उतनी अच्छी विकसित नहीं हो पाती इस टाइम पीरियड का। तो इसको समझने के लिए थोड़ा-सा आप टाइम दें और धैर्य के साथ एक-एक करके जो हमारी क्लासेस हो रही हैं उनको पूरा-पूरा देखें। और अगर आप सिंसियर तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके नोट्स भी बनाएं। तो उससे आपको एक व्यापक समझ विकसित होगी और इस फेज को समझने में आपको आसानी मिलेगी। अगर आप इस फेज को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको इसके बाद वाला फेज 1857 के ऑनवर्ड्स वाला फेज, उसको समझने में और आसानी होगी। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उनकी क्या नीतियाँ रही हैं, उनको आप व्यापक दृष्टि से समझ सकते हैं। आपको मेंस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आपकी
जो समझ है हिस्ट्री को लेकर के, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वो विकसित होगी। तो इसके लिए मैं मानता हूँ कि आपको इन सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखना चाहिए। 1857 के बाद लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी तो होती ही है, और 1915 के बाद तो सबको बहुत कुछ पता होता है कि इंडिया में कब क्या-क्या चल रहा था, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं जिसमें इनका काफ़ी वर्णन है, 1915 से लेकर 1947 तक का। परंतु ये वाला कालखंड इसको कोई कवर नहीं करता। तो इसलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को जेन्युइनली समझना चाहते हैं, तो आप 1707 ऑनवर्ड्स देखें, तो इससे आपकी व्यापक समझ विकसित होगी। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम देखते हैं। आज के क्लास में आज के क्लास में जो लेक्चर 5 है, उसको पहले मैं मैप से इसको कवर करना चाहूँगा। आपका पहले विजयनगर एम्पायर को आप लोग देखिए। विजयनगर एम्पायर, अगर आपने नाम सुना हो तेनाली रामन का, जैसे नॉर्थ इंडिया में अकबर और बीरबल की कहानियां प्रसिद्ध हैं, वैसे ही साउथ इंडिया में राजा कृष्णदेव राय और तेनाली रामन की कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ये थे आपके विजयनगर एम्पायर के राजा थे, और उन्हीं के दरबार में तेनाली रामन थे। ये दोस्तों विशाल विजयनगर एम्पायर साउथ का ये वाला है पोर्शन, जो कि आपके आज के लगभग लगभग 4 स्टेट, 5 स्टेट हो गया, अब तो तेलंगाना भी एक स्टेट है, तो 5 स्टेट को कवर कर रहा है। इन 5 स्टेट में इनका साम्राज्य था विजयनगर एम्पायर। इट वॉज अ ग्रेट एम्पायर इन द मिडिल एज। मिडाइवल एज में, मध्यकाल में, ये बहुत ही बड़ा एम्पायर हुआ करता था। तो इसमें हम देखेंगे कैसे विजयनगर के एम्पायर के पतन के बाद छोटे छोटे किंगडम्स का विकास हुआ, स्मॉल स्मॉल किंगडम्स, और उनके विकास के बाद कैसे वहां पर सत्ता के लिए संघर्ष होता है, आपसी संघर्ष भी होता है, और कैसे इस संघर्ष में यूरोपीय कंपनियां अपना लाभ उठाती हैं और अपने आप को यहाँ पर एस्टेब्लिश करती हैं, स्थापित करती हैं। तो इसके बाद हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि स्टार्टिंग में जब आपको हैदर अली को मिला था, जब हैदर अली आया था, तो उस समय ब्रिटिश नॉर्थ में थे। उसमें बंगाल में ज़्यादा उनका प्रभाव था, बंगाल वाले रीजन में ऊपर जो है। और ये यहाँ पे आपका मैसूर किंगडम है, ये वाला पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीपू सुल्तान और हैदर अली, दो बड़े नाम हैं साउथ के। आज हम पूरे क्लास में देखेंगे कैसे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और किस तरह से फिर लास्ट में जाकर मैसूर का विलय होता है। अंग्रेजी मैसूर भी आ जाते हैं सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत अंग्रेजों के नियंत्रण में। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फिर से मैप पे आएंगे वापस। इस मैप को आप ध्यान में रखिए, ये था विजयनगर एम्पायर, और यही टूटकर छोटे छोटे किंगडम से बनता है। इसमें हैदराबाद निकल के आता है, फिर उसमें आपका त्रावणकोर निकल के आता है, फिर आपका मैसूर निकल के आता है, अरकोट निकल के आता है। तो आज के स्लाइड में हम देखते हैं सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, और इसमें है ये मैसूर। मैसूर 1565 में स्टार्टिंग, पहले बैकग्राउंड में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 1565 एडी में तालीकोटा का युद्ध होता है। तालीकोटा का युद्ध होता है, और इसमें क्या होता है, विजयनगर एम्पायर का पतन स्टार्ट होता है। जो विशाल विजयनगर एम्पायर है उसका पतन शुरू होता है इस युद्ध के बाद से। और इसके पतन के बाद छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का उदय होता है, जिसमें से एक है मैसूर, एक है हैदराबाद। हैदराबाद में कौन आ गए थे, निजाम बाद में आए थे। कब आए थे, मैं क्लास में बता चुका हूँ। 1724 में स्थापना की गई थी स्वतंत्र रूप से हैदराबाद स्टेट की। किनके द्वारा की गई थी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और उन्होंने किस नाम से अपना शासन संभाला था शुरू के 1724 से 1748 तक का शासनकाल। ठीक है। तो मैसूर और हैदराबाद से छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था। 1612 में मैसूर में वाडियार वंश का उत्कर्ष हुआ। मैसूर में वाडियार वंश का उत्कर्ष हुआ। आज भी उनका बहुत बड़ा किला है साउथ में, आप देख सकते हैं कभी जाएंगे उधर तो। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, इनके पेंटिंग वेंटिंग में भी काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो चलिए आज के क्लास में हम देखते हैं कि 1612 में वाडियार वंश का उत्कर्ष होता है, और कृष्णराज वाडियार टू ये अंतिम शासक होते हैं, अंतिम वाडियार शासक होते हैं, जिसके बाद हैदर अली और टीपू सुल्तान आ जाते हैं सत्ता पे।
1734 से 66 तक ये होते हैं, कृष्णराज वाडियार टू। इसमें आपको ये एक फैक्ट रख सकते हैं जो अंतिम है, उसके बाद हैदर अली इनसे सत्ता अपना लेते हैं, सत्ता हासिल करते हैं। तो ये था आपका मैसूर और हैदराबाद छोटे छोटे राज्यों का उदय कैसे होता है। नेक्स्ट स्लाइड दोस्तों, हैदर अली। तो हैदर अली को हम थोड़ा सा देखते हैं। हैदर अली बड़े कुशल राजनयिक थे। इनकी डिप्लोमेटिक स्किल और मिलिट्री स्ट्रेंथ ये बहुत ही अद्वितीय था। बहुत अच्छे रैंक के ये मिलिट्री कमांडर भी थे और साथ में ये बड़े अच्छे डिप्लोमेट भी थे। तो ये दोनों चीज एक साथ होना इनको बहुत ऊपर तक ले गया। सबसे पहले इनका देखते हैं, 1721 में इनका जन्म जो होता है बड़े साधारण परिवार में होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि इनका जो परिवार जो बैकग्राउंड उसके बारे में कोई बहुत विशेष जानकारी लोगों को नहीं है, किस परिवार में हुआ, बड़ा ऑब्सक्योर इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। सो दिस इज व्हाट अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ हैदर अली। हैदर अली का कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ वैसा फैमिली कनेक्शंस नहीं है, एक साधारण परिवार में आते हैं। जैसे एंशियंट इंडिया में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसी तरह से कुछ हैदर अली का भी है, बड़े साधारण परिवार में इनका जन्म होता है। कृष्णराज वाडियार टू के काल में ये एक घुड़सवार के रूप में ज्वाइन करते हैं मैसूर आर्मी। घुड़सवार के रूप में कहाँ ज्वाइन करते हैं? मैसूर आर्मी में ज्वाइन करते हैं। उस समय स्थिति क्या है दोस्तों कि मैसूर में सतत रूप से मराठे और निजामों का आक्रमण होते रहता है। एक बार फिर से स्लाइड देखिए आप। ये आपका रहा पूरा मैसूर और यहाँ पे ये आपके रहे निजाम। कभी निजाम आक्रमण कर रहे हैं, कभी इधर से मराठा आक्रमण कर रहे हैं। तो दोनों साइड से इन पे हमेशा आक्रमण होते रहता था। हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कार्नाटिक वार, तो ये आपका कार्नाटिक रहा। एक बार आप थोड़ा सा मैप देख लें तो उससे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। ये आपका एक लंबा सा ही चल रहा है कार्नाटिक रीजन, जिसकी राजधानी अर्कोट थी, जहाँ से कर्नाटका के नवाब गवर्न करते थे। और ये है नॉर्दर्न सरकार तट तट कोस्ट। सदर्न सरकार तट, नॉर्दर्न सरकार तट। आपने ज्योग्राफी में देखा होगा उत्तरी सरकार तट को, तो उसके नीचे ये वाला एरिया है कर्नाटिक एरिया, जहाँ जो अंग्रेजों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। यहीं पे मद्रास में इनका फोर्ट सेंट जॉर्ज था और अंग्रेजों का यहाँ पे किला था। तो वहाँ से गवर्न करते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये भी काफ़ी निकट था मैसूर किंगडम के, तो इनको भी काफ़ी खतरा लगता था मद्रास में जो अंग्रेज थे उनको, कि मैसूर जितना स्ट्रोंग रहेगा उतना हमारे लिए ये मुसीबत है। तो ये क्या करते थे कि कहीं ना कहीं से इन लोगों को आपस में बिजी रखते थे, उलझाए हुए रखते थे, कि आपस में तो लड़ते रहो और जिससे कि हमारा साम्राज्य बढ़ते रहे और बिजनेस अनइंटरप्टेड निर्बाध गति से चलते रहे। तो ये था आपका कि मराठा और निजामों के आक्रमण से मैसूर को बहुत नुकसान होता था। और इतना नुकसान होता था कि बार बार कई क्षेत्र, कई उनके राजस्व की हानि भी होती थी, पैसे भी लूट के ले जाते थे, क्षेत्र भी कब्जे कर लेते थे। तो इससे काफ़ी मैसूर के राजस्व को हानि होती थी और इस कारण से वहाँ के प्रजा के बीच एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 1761 में 1761 में आप देखेंगे कि कैसे अपने मैंने दो चीज बताई थी, एक मिलिट्री स्ट्रेंथ, इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, सैनिक कौशल इनका बहुत अच्छा था हैदर अली का, और दूसरा डिप्लोमेसी सॉरी, दूसरी डिप्लोमेसी, राजनयिक प्रतिभा। इन दोनों के कारण ये 1761 में डी फैक्टो रूलर कहते हैं, डी फैक्टो रूलर या वास्तविक राजा ये बन गए 1766 में। ऑल्दो यद्यपि वहां पे शासक थे जो हमने देखा था लास्ट स्लाइड में, कृष्णराज वाडियार टू, पर इस बार 1761 में ये पीछे से बैकग्राउंड में ये शासन करने लगते हैं आकर। वास्तविक राजा यही हो जाते हैं हैदर अली मैसूर प्रांत के। अब इस समय क्या हो रहा है दोस्तों, 1761 में और क्या हुआ था आपका, अफगान में अफगान रूलर पानीपत में आकर युद्ध होता है इनका मराठों के साथ। तृतीय युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है किनके बीच, अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठा, जिसमें मराठों की निर्णायक हार होती है। अहमद शाह अब्दाली जीतते हैं और मराठे हार जाते हैं, और इस हार के बाद से ही वो दिल्ली की तरफ कूच करना बंद कर देते हैं मराठे। तो ये था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठे। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में होती है और इसमें मराठे पराजित होते हैं। उसके बाद इस पराजय के बाद ये फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं, माधव राज राव के नेतृत्व में सॉरी,
माधव राव के नेतृत्व में ये 1764, 66, 71 हर बार ये मैसूर की तरफ कूच करते हैं, हमला करते हैं और धन और क्षेत्र दोनों की हानि होती है मैसूर राज्य को। और हैदर अली को बार बार हराते हैं ये, हैदर अली को बार बार हराते हैं माधव राव। जब माधवराव की मृत्यु हो जाती है तो 1774 से 76 में, ये 2 सालों में ये पूरा इन्होंने वापस कर लेता है हैदर अली। हैदर अली फिर से इन क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लेता है। ये थी हैदर अली की सैन्य कुशलता। हैदर अली के बारे में 2-3 बिंदु और हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो इन्होंने डिंडीगुल में फ्रेंच की मदद से शस्त्रागार, एक आधुनिक शस्त्रागार, मॉडर्न शस्त्रागार, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। बड़े दूरदर्शी थे ये। लगातार इनका मुठभेड़ होते रहता था, किनसे? मराठों से, निजाम से और अंग्रेज से। और इनके फ्रेंच के साथ अच्छे संबंध थे, फ्रेंच के साथ इनके अच्छे संबंध थे हैदर अली के। तो इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो डिंडीगुल में फ्रेंच की मदद से शस्त्रागार की स्थापना की, आधुनिक शस्त्रागार की। इससे पता चलता है कि काफ़ी दूरदर्शी थे और ये समय से जो आगे की सोच होती है, उसके अनुसार उसके नीड को समझते हुए ये मॉडर्न शस्त्रागार या जो गोला बारूद होता है, इसका प्रयोग करते थे। और साथ ही साथ ये दूसरी जो यूरोपीय कंपनियां हैं, उनके साथ भी अपने इंडिपेंडेंट संबंध स्थापित कर रहे थे फ्रेंच के साथ। जो कि हम देखते हैं कि अन्य जो लोकल किंग्स हैं वो उतने अच्छे संबंध पर्सनल लेवल पे इंडिपेंडेंट संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं, तो ये कर रहे थे। ये इनकी एक यूनिक बात थी। और तीसरा, इस एरिया में जो हमने देखा, आप देख रहे हैं इस मैप में, मैसूर का हमेशा चारों तरफ से कभी इनका मराठों से इनकाउंटर होता था, कभी निजाम से, हैदराबाद के निजाम से। कर्नाटिक उतने स्ट्रोंग नहीं थे, बट कहीं ना कहीं ये भी एक थ्रेट तो थे ही। और एक बफर जोन बना हुआ था, अरकोट वाला रीजन, अंग्रेजों मद्रास वाला प्रेसिडेंसी, अंग्रेजों की मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच एक बफर जोन का के रूप में रहता था। और मैसूर के राजा बार बार प्रयास करते थे कि कर्नाटिक एरिया को हम किसी तरह से उस पर नियंत्रण अपना स्थापित कर लें, प्रभुत्व स्थापित कर लें, जिससे कि हमारा पूरा पोर्ट और कोस्टल एरिया मिल जाएगा। तो ये है आपका 2-3 पॉइंट्स। नेक्स्ट आज हम देखते हैं इसके क्रम में कि कैसे युद्ध होता है कैसे युद्ध स्टार्ट होता है, एंग्लो मैसूर वार। और 4 टोटल सब मिला के 4 एंग्लो मैसूर वार होता है टोटल सब मिला के 4 एंग्लो मैसूर वार होता है, जिसके बाद जाके मैसूर पे अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले प्रथम प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ये क्या है? 1764 में क्या हुआ था? हमने कल देखा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पश्चिम बंगाल में सफलता मिल जाती है। पश्चिम बंगाल ना कहें दोस्तों, ये बंगाल होगा। ये बंगाल, उस समय के बंगाल में क्या था? आज का पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, आज का बिहार, झारखंड, आज का उड़ीसा, बांग्लादेश, इतना बड़ा एरिया, कुछ एरिया असम का भी था, तो इतना बड़ा एरिया था। उस पे उनमें इनको व्यापक सफलता मिल जाती है। निर्णायक जीत हासिल करने के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, ये वहां पे प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। अब ये थोड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने क्षेत्र विस्तार की तरफ प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि नॉर्थ में इन्होंने मुगल इंपरर को भी, शाह आलम द्वितीय को भी अपने नियंत्रण में कर रखा है, इलाहाबाद में बिठा रखा है उन्होंने। हमने देखा 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें कैसे इन्होंने इलाहाबाद में मुगल सुल्तान शाह आलम द्वितीय को भी अपने नियंत्रण में रखा था, अपने संरक्षण में रखा था। तो अब फिर ये साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। 1766 में क्या करते हैं? ये निजाम के साथ संधि करते हैं। अब देखिए 1766 1766 में निजाम मतलब हैदराबाद के निजाम के साथ संधि करते हैं। और उस संधि में क्या होता है? उस संधि में बोलते हैं देखो हम बड़े ताकतवर हैं, हमने बंगाल में भी हरा दिया है, आपको मुगल एम्पायर को हरा दिया है, कंबाइंड फोर्सेस को हराया है, शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, इन तीनों को मिला करके यूनाइटेड को हमने एक ही बार में हरा दिया है। तो वी आर रियली मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग, हम सैन्य रूप से बड़े ताकतवर हैं। तो इस कारण से वो अपना फेथ दिखाते हैं। तो निजाम भी कहते हैं कि ठीक है, हमें हैदर अली से सुरक्षा चाहिए, तो हैदर अली से सुरक्षा देने के लिए अंग्रेज तैयार हो जाते हैं। और अंग्रेजों को उसमें उत्तरी सरकार तट मिल जाता है। उत्तरी सरकार तट, फिर से मैं एक बार मैप पे दिखाऊंगा आपको। उत्तरी सरकार तट ये रहा, सरकार तट ये रहा, ये आपका। तो इसमें निजाम का एक जो पास वाला एरिया है, जो निजाम के पास था, उस वाले एरिया में जो आपका कोस्टल एरिया है, वो मिल जाता है अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए। अंग्रेज हमेशा
कोस्टल रीजन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ से इनका व्यापार जहाँ से इनका राइज कर सके, जहाँ से व्यापार इनका बढ़ सके। तो ये आपका 1766 के में जो निजाम के साथ संधि हुई थी। कई संधियां हुई हैं कि करके हम देखते हैं। तो इस संधि में अंग्रेजों को उत्तरी सरकार तट मिला और निजाम को हैदर अली से अंग्रेजों के द्वारा सुरक्षा का वादा मिला। ठीक है। हैदर अली का जनरली विवाद रहता है मराठा और कर्नाटिक के साथ। कर्नाटिक, कर्नाटका आज वाला कर्नाटका नहीं है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। ये कर्नाटिक है जो हमने देखा था एंग्लो कर्नाटिक वार, कर्नाटिक, जिसमें आपका ये था, क्या था आपका, अरकोट, जिसकी राजधानी क्या थी, अरकोट। यहीं पे जो नवाब थे यहाँ के अनवरुद्दीन, उसको हराया था किसने, डुप्ले ने। डुप्ले ने हराया था और बिठा दिया था चंदा साहिब को। फिर बाद में चंदा साहिब को हराकर अंग्रेज आए थे और उन्होंने फिर उनके अनवरुद्दीन के लड़के मोहम्मद अली को कहाँ से बुला के बिठाया था, तिरुचिरापल्ली से बुला के गद्दी पे बिठा दिया था। तो कुछ ये सब हमने देख लिया था, काफी कुछ देखा था एंग्लो कार्नेटिक वार के टाइम पे। तो इस समय हम डिटेल में नहीं जाते हैं। ये आपका देखिए हैदर अली का मराठा और कर्नाटिक वाले अर्कोट वाले रीजन से हमेशा विवाद रहता है। ठीक है। तो होता क्या है कि ब्रिटिश और निजाम ये दोनों एक साथ आ रखे हैं, आपने देखा 1766 की संधि के बाद, है ना। और साथ में फिर मराठे को भी ले लेते हैं। ये तीनों मिलकर एक साथ मिलकर एक अलायंस बनाते हैं। अलायंस बनाते हैं तीन मिलकर, इसको त्रिगुट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, त्रिगुट। इस त्रिगुट में कौन है, इस त्रिगुट में है BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, प्लस निजाम प्लस मराठे। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है ये देखिए, ये तीनों जब एक साथ आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी शक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ताकतवर सैन्य रूप से हो गई थी कि उन्होंने मुगल सल्तनत को ही चुनौती दे दी थी नॉर्थ में। तो साउथ में इनके साथ तो मराठे भी आ गए और निजाम भी आ गए। तो हैदर अली सिर्फ मिलिट्रली स्ट्रोंग नहीं था, सिर्फ सैन्य कौशल नहीं था उसके पास, वो बहुत दूरदर्शी और बहुत ज्यादा राजनयिक कौशलता से भरा हुआ व्यक्ति था, डिप्लोमेट भी था। उसने कूटनीति लगाई। अब देखिए किसकी कितनी कूटनीतिक क्षमता थी। इसने क्या किया, मराठों को धन दे दिया, मराठों को पैसा वैसा दे करके बोला कि भाई तुम क्यों लड़ने के लिए आ रहे हो, तुम्हारा क्या मेरे से झगड़ा है। तो उसको पैसे वैसे दे करके उसको न्यूट्रल कर दिया, तटस्थ कर दिया मराठों को। तो जो अलायंस था क्या था, त्रिगुट था, BIEC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठा प्लस निजाम। तो BEIC को इन्हों को कम सीधे टारगेट करने के लिए इन्होंने पहले मराठे को पैसे देके खत्म कर दिया, मनी के थ्रू, धन देकर। और निजाम को क्या बोला इन्होंने कि जीता हुआ जो भी क्षेत्र होगा, जो हम लड़के जीतेंगे, वो हम तुम्हें दे देंगे। तो जीते हुए क्षेत्र को देने का वादा किया। तो निजाम भी हैदर अली के साथ आ गए। तो अब देखो ये त्रिगुट में क्या हुआ, ये त्रिगुट था आपका, इसमें ब्रिटिश, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, आपके मराठे धन लेके तटस्थ हो गए, ये न्यूट्रल हो गए, तटस्थ हो गए। और उसके बाद आपके निजाम ये आ गए हैदर अली के साथ। तो निजाम प्लस हैदर अली, N+HA, निजाम प्लस हैदर अली की संधि हो गई एक तरह से। और फिर देखते हैं हम 1767 में क्या होता है। हैदर अली प्लस निजाम ये मिलकर आक्रमण करते हैं, कहाँ पे, अरकोट के नवाब पे। मैंने बताया था आपको कि हैदर अली का हमेशा ध्यान उसका भी कहाँ होता है, जो अरकोट जो सामने पड़ता है, कोस्टल रीजन, वो बफर जोन होता है मद्रास प्रेसिडेंसी और इसके बीच, उसके अरकोट पे हमेशा होता है। अरकोट के नवाब पे ये हैदर अली निजाम के साथ मिलकर आक्रमण कर देता है। यहीं से स्टार्ट होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1769 तक ये लड़ते लड़ते देखता कोई परिणाम नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रणनीति में बदलाव करता है, स्ट्रेटेजी बदलता है, और फिर मद्रास पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है, मद्रास पे। मद्रास पे क्या है आपका, मद्रास प्रेसिडेंसी पे अंग्रेजों का है। और अंग्रेज हार जाते हैं यहाँ पे, अंग्रेज बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं और उस तुरंत हार जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत थी, एक तरह से निर्णायक जीत थी, कि इतनी बड़ी शक्ति जो नॉर्थ में बन के उभरा अंग्रेज, उसको इन्होंने पराजित कर दिया हैदर अली ने। और फिर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग, बहुत ही अपमानजनक संधि थी अंग्रेजों के लिए। क्या थी, अपमानजनक संधि थी अंग्रेजों के लिए। क्यों, इसमें देखिए, एक तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई, पहली बार लोकल रूलर से इतने निर्णायक रूप से हारे थे, स्थानीय राजा से। तो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। राजनीतिक कैदियों की रिहाई रिहाई होती है, दोनों के अलग अलग जो भी हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पकड़ रखे थे हैदर अली के सैनिकों को, उनको रिहा करते हैं कैदियों को। और जो हैदर अली ने पकड़ रखे थे अपोजिट अलायंस के लोगों को, उनको भी कैदियों को रिहा कर देते हैं। और तीसरा बोलते हैं, हैदर अली शर्त रखता है
कि अगर तीसरी शक्ति का कोई आक्रमण होगा हम पे, तो उसमें आपको सहयोग करना पड़ेगा। तो जो अंग्रेज की नीति थी बाद में सब्सिडी अलायंस के टर्म्स एंड कंडीशंस, तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर के खुद आपका हैदर अली ही लेकर रखता है कि अगर तीसरी शक्ति का आक्रमण होगा तो उस स्थिति में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, परस्पर सहयोग करेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मद्रास की संधि के, और अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को इससे हानि पहुंचती है। इसमें दक्कन में अंग्रेजों को हराने वाले प्रथम स्थानीय शासक, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक जो कॉन्सेप्ट बन गया था कि अंग्रेज जो हैं इनविंसिबल हैं, अपराजय हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता, वो धारणा भी समाप्त हो गई इनको हराने के बाद। तो ये था आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नतीजा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका पीरियड था 1780 से 84। पहले क्या था, 1767 से 69, 1767 से 69, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या है, अब इसमें देखिए 1771 में क्या होता है, मराठा आक्रमण कर देते हैं मैसूर पे। आप देख रहे हैं मराठों का कुछ पता नहीं चलता है, मराठे क्या करें, कब किधर जा रहे हैं पता ही नहीं चलता, कभी नॉर्थ चले गए, कभी आपके साउथ आ गए। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि रघु जी वो चले, मराठे जो एक राजा थे रघु जी, वो वहाँ आपके उड़ीसा चले गए थे, और उड़ीसा को भी उन्होंने मिला लिया था, अलीवर्दी खां को हरा दिया था, और उड़ीसा भी ले लिया था, और 12 लाख रुपए भी उन्होंने लिया था अलीवर्दी खां से। तो ये मराठे कहीं भी जा सकते, कहीं चले जाते हैं, तो ये मैसूर पे आक्रमण करते हैं 1771 में। अभी संधि थी, तुरंत आक्रमण कर दिया, ये स्थिति थी। और हैदर अली क्या था, हैदर अली फ्रेंच के निकट चला गया था लगभग लगभग, क्योंकि सारे इसकी जो भी चीजें आपूर्ति होती थी, गोला बारूद या युद्ध की सामग्री या तोप या अन्य जो आपके शस्त्र थे, वो आपको माहे माहे मैंने बताया था आपको, पौंडीचेरी में एक माहे था, मालाबार कोस्ट पे। कहाँ था, मालाबार कोस्ट पे। एक बार फिर से मैं मैप दिखाऊंगा आपको, ये रहा आपका मैसूर, और यहाँ कहीं रहा आपका बीच में माहे। तो माहे में भी आपका, माहे में किसका कंट्रोल था, फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट था। माहे में क्या था, फ्रेंच एस्टेब्लिशमेंट, मालाबार तट पे था, ठीक है माहे। इसके रास्ते से हैदर अली को सहयोग मिलता था, गोला बारूद वगैरह, और ये माहे पे फ्रेंच का था शासन, पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी का पार्ट था, ठीक है। तो माहे फ्रेंच के नियंत्रण में, वो हैदर अली के संरक्षण में था, क्योंकि मसूर मैसूर से लगा हुआ था, तो हैदर अली के संरक्षण में रहता था ये। 1776 में क्या हुआ, और इसमें एक चीज और देखिए, 1771 जब मराठों ने आक्रमण किया था मैसूर पे, तो इसमें अंग्रेजों ने इंटरफेयर नहीं किया था। तो क्या हुआ, जो ट्रीटी ऑफ मद्रास था 1769 में जो संधि हुई थी हैदर अली की और अंग्रेजों की, वो ब्रेक हो गई ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें यह था कि अगर तीसरी शक्ति कोई आक्रमण करेगा तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इस पे आक्रमण हुआ हैदर अली पे, मैसूर पे, और अंग्रेजों ने कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाया, कोई हस्तक्षेप नहीं किया, सहयोग नहीं किया। तो ये टूट चुका था हैदर अली, ये संधि टूट चुकी थी। तो हैदर अली फ्रेंच के निकट चले गए, आपने देखा माए पे फ्रेंच का कंट्रोल है, संरक्षण है इसका हैदर अली का, उसके रास्ते काफी इसको सहयोग भी मिलता है। उसी समय 1776 में, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद होता है। 4 जुलाई 1776 में को अमेरिका आजाद होता है, और किससे आजाद होता है, ब्रिटिशर से आजाद होता है। वहां भी ब्रिटिश का ही शासन था, इन्होंने सब जगह अपना फैला रखा था। तो अमेरिका ब्रिटिश से स्वतंत्र होता है, और वहां पे क्या है, जो क्रांतिकारी थे, जो अपोजिशन में थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, उनको फ्रेंच ने समर्थन दे दिया था, उनको फ्रेंच ने समर्थन दे रखा था। तो फ्रेंच को अमेरिकी क्रांतिकारियों के साथ था, जिससे क्षुब्ध होकर, नाराज होकर अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे माहे को कैप्चर करने की कोशिश की। इस माहे को, फ्रेंच के जो अधीन था, स्टेब्लिशमेंट था, प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने माहे को कैप्चर, जब्त करने की कोशिश की। जब ऐसा हुआ तो फिर क्या हुआ, हैदर अली ने फिर त्रिगुट बनाया। अब इस बार हैदर अली का त्रिगुट है। पिछली बार क्या हुआ था, अंग्रेजों ने बनाया था त्रिगुट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठे प्लस निजाम, उसको तोड़ा था हैदर अली ने अपनी डिप्लोमेसी से। मराठे को धन दे दिया था, और निजाम को युद्ध जीतने के बाद जो क्षेत्र मिलेंगे उसको देने का वायदा किया था। तो इस बार क्या हुआ, इस बार हैदर अली ने त्रिगुट बनाया, मराठा प्लस निजाम प्लस हैदर अली। अब देखिए हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा आमने सामने हैं, ये दोनों चेंज होते रहते हैं, ये कभी जाके मिल जाते हैं हैदर अली से, कभी जाके मिल जाते हैं अंग्रेजों से, मराठा और निजाम, ठीक है। ये है, तो त्रिगुट में ये तीनों आते हैं। इन तीनों की संयुक्त सेना ज्वाइंट मिलिट्री ने क्या करती है, अर्कोट पे 1781 में आक्रमण करती है।
आरकोट पर 1781 में अटैक कर देती है कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक के नवाब पे। और उसमें फिर क्या होता है, बैकफुट पे चले जाते हैं वो लोग, काफी हार होने लग जाती है, हार जाते हैं वो लोग। फिर क्या होता है, सर आयर कूट, सर आयर कूट होते हैं, ये आपके ब्रिटिश जनरल होते हैं, कमांडर होते हैं, वो कूटनीति का प्रयोग करते हैं, डिप्लोमेसी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि देखिए आरकोट पे अगर हमला हुआ तो कहीं ना कहीं अंग्रेज खतरे में आ जाते हैं, क्योंकि आरकोट के ठीक बाद क्या है, फ्रेंच है, वो मद्रास है। मद्रास पे किनका है, मद्रास प्रेसिडेंसी अंग्रेजों का है। तो एक तरह से बफर स्टॉक पे अगर आक्रमण होगा तो खतरे में आ जाएंगे। तो सर आयरकूट कूटनीति का प्रयोग करते हैं, डिप्लोमेसी का प्रयोग करते हैं। और इस बार अंग्रेज क्या करते हैं, जो हैदर अली ने पिछले युद्ध में किया था वही इस बार अंग्रेज करते हैं हैदर अली के साथ। वो क्या करते हैं, इस त्रिगुट को ही भंग कर देते हैं, वो इस अलायंस को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं ये हम देखते हैं। 1782, 1782 में साल बाई की संधि होती है अंग्रेजों और मराठों के बीच। ये किनके बीच होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठे प्लस मराठे, इनके बीच ये संधि होती है। इसको हम देखेंगे एंग्लो मराठा वार में। उसके बाद अंग्रेजों ने निजाम को, हाँ, इसको मराठे के साथ संधि कर लेते हैं 1782 में, और गुंटूर क्षेत्र देने का वादा करते हैं निजाम को। तो निजाम को भी तोड़ लेते हैं, मराठे के साथ संधि कर चुके हैं और निजाम को गुंटूर क्षेत्र देने का वादा कर चुके हैं। तो ये दोनों करके इन दोनों को हटा देते हैं उससे, और त्रिगुट में सिर्फ बच जाते हैं अकेले हैदर अली। तो नवंबर 1781 में हैदर अली पोर्टो नोवो में पराजित हो जाते हैं, पोर्टो नोवो में पराजित हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या करता है हैदर अली, पुनः अपने, ये बड़े लड़ाके थे हैदर अली, पुनः अपने सैनिकों को संगठित कर, इतनी इनकी सैन्य क्षमता स्ट्रांग थी कि हारने के बाद भी 1781 में पोर्टो नोवो, ये याद रखिए पूछा जाता है एग्जाम में, पराजित होने के बाद भी फिर से अपने सैनिकों को संगठित कर अंग्रेजों को हरा के कमांडर ब्रेथवेट, ये पूछा जा सकता है फिर से, आप याद रखिए इस टर्म नाम को, ब्रेथवेट, ये भी कमांडर थे, इंग्लिश कमांडर कमांडर थे, उनको बंदी बना लेता है। तो ये थे हैदर अली आपके। और फिर क्या होता है, 7 दिसंबर 1782 को, 7 दिसंबर को एक डेथ हो जाता है इनका, बता कैंसर से या गंभीर बीमारी से, अलग अलग सोर्सेस अलग अलग बताते हैं, लेकिन आप एक मान के चल सकते हैं कैंसर से इनकी मृत्यु होती है। 7 दिसंबर 1782 हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही मृत्यु होती है हैदर अली की, ये सबसे बड़ी बात एक बार आपको अप्रिसिएट करना चाहिए कि त्रिकूट को टूटने के बाद भी हैदर अली अकेले लड़ते रहे, और अरकोट पे विजय हासिल करने के बाद वो मद्रास के गेट पे पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे, मद्रास के गेट पे। और जब मद्रास पहुंच गए थे तो फिर अंग्रेज अंग्रेज अंडर प्रेशर आकर उन्होंने सर आयर को भेजा था, और उन्होंने फिर कूटनीति के तहत उन्होंने त्रिगुट को भंग किया और इन्हें कमजोर किया, इन्हें अकेला किया। और फिर हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान कमान संभालते हैं। टीपू सुल्तान कौन है, हैदर अली के पुत्र, हैदर अली के पुत्र, ये कमान संभालते हैं। और जब 1 वर्ष और लड़ाई चलती है लेकिन कुछ परिणाम नहीं आता है, तो फिर से दोनों पार्टी कहती है कि युद्ध विराम किया जाए। मार्च 1784 मैंगलोर की संधि, मार्च 1784 मैंगलोर की संधि होती है, और जीते हुए क्षेत्र जो भी थे, स्टेटस को रखा जाता है। स्टेटस को का मतलब हुआ यथावत, स्टेटस को का मतलब हुआ यथावत, पहले जो पूर्व स्थिति थी उसी को बहाल कर लिया जाए। तो एक ये अनिर्णित युद्ध होता है, इसमें कोई किसी की जीत किसी की हार नहीं होती। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस युद्ध का क्या रिजल्ट रहा है, तो आप याद रखिएगा कि पहले युद्ध में हैदर अली ने डिफीट किया था अंग्रेजों को, सेकेंड युद्ध लगभग और निर्णायक रहा था, टीपू सुल्तान आ गया था लास्ट में 1 साल के लिए। और फिर लास्ट में 1784 में ये स्वेच्छा से मंगलौर की संधि होती है, जीते हुए क्षेत्रों को एक दूसरे को वापस कर देते हैं। ये था आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। टीपू सुल्तान भी बड़ा योग्य और दूरदर्शी शासक था। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि 1782 से 99 तक मैसूर के सिंहासन पर रहा। 2-3 चीजें इसके बारे में जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें यह है, एक तो इसने श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाई थी, दूसरा इसने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। जैकोबियन क्लब, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जैकोबियन क्लब की स्थापना किसने की थी, टीपू सुल्तान ने। और ये दुनिया के अन्य देशों में उस समय से ही राजदूत को भेजने की शुरुआत कर दी थी, विभिन्न देशों में, जैसे अरब में, अफगान में, काबुल, काबुल जमान शाह वाला, जमान शाह आपको नाम याद होगा, हमने देखा था जमान शाह कौन था,
इसने जब पंजाब पे अटैक किया था और जब वापस जा रहा था तो इसके कई तोप गिर गए थे। कहाँ पे? चिनाब नदी में। तो महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था, उन तोपों को निकलवा करके इनको भिजवा दिया था। तो ये बड़े खुश हुए थे, इन्होंने बोला था कि अब लाहौर पे अपना अधिकार कर लो। और फिर रंजीत सिंह ने क्या किया था, 1799 में लाहौर पे अपना अधिकार किया था और उसको राजधानी बनाई थी। तो फिर बाद में 1805 में उन्होंने अमृतसर पे भी भंगी मिसल से छीन लिया था और 1799 में इन्होंने लाहौर पे अधिकार किया था। तो ये हमने देखा था एंग्लो सिख वार में। तो ये वही जमान सा है। और फिर मॉरिशस में भी अपने राजदूत भेजते हैं, फ्रेंच में भेज। मॉरिशस क्या है? फ्रेंच कॉलोनी है। मॉरिशस क्या है? फ्रेंच कॉलोनी। फिर वर्साई में भेजते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि कई देशों में ये अपने राजदूत भेजते हैं उस समय। ये काफी दूरदृष्टि वाली सोच थी इनकी। तो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में लड़ा गया। जब टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे तो उस समय दो युद्ध लड़े गए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध, एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, एक चतुर्थ। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, ये 1790 से 92 तक होता है। त्रावणकोर। त्रावणकोर क्या है? केरला का एक प्रिंसली स्टेट है। त्रावणकोर में क्या होता है, त्रावणकोर छोटा सा स्टेट है मालाबार कोस्ट पे। ये कोचीन राज्य से कि कुछ कोचीन राज्य कुछ क्षेत्रों को खरीदता है। किनसे खरीदता है? डचों से खरीदता है। डचों से खरीद लेता है। त्रावणकोर कुछ क्षेत्रों को, कुछ न कुछ क्षेत्रों को डचों से खरीदता है। कोचीन में क्या था? टीपू सुल्तान की जागीरदारी थी। टीपू सुल्तान की क्या थी? जागीरदारी। जागीर मतलब आप फ्यूडल देखते हैं, फ्यूडेटरी था, फ्यूडेटरी जो इंग्लिश में भी देखने में कुछ इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो बता दो उनको, जागीरदारी मतलब फ्यूडेटरी था। कोचीन में टीपू सुल्तान की फ्यूडेटरी थी। अप्रैल 1790 में इससे नाराज होकर त्रावणकोर जब खरीदता है डचों से कुछ क्षेत्र को, कोचीन राज्य के कुछ क्षेत्र को, तो इसको लगता है कि मेरे नियंत्रण के विरुद्ध ये हो गया। टीपू सुल्तान उसको जागीर मानता था अपना। और फिर उसने 1790 में त्रावणकोर पे अटैक कर देता है। त्रावणकोर छोटा सा जो स्टेट है उस पर अटैक कर देता है 1790 में टीपू सुल्तान। तो अंग्रेजों को मौका मिल जाता है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल ताक में ही रहते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, त्रावणकोर के साथ मिलकर के टीपू सुल्तान के विरुद्ध ये संघर्ष छेड़ देते हैं, युद्ध संघर्ष में शामिल हो जाते हैं। त्रावणकोर की ओर से अंग्रेज आ जाते हैं और टीपू सुल्तान के विरुद्ध एक अलायंस बना के युद्ध में शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 1790 में टीपू सुल्तान ने क्या किया था, अंग्रेज जनरल मीडो को पराजित किया था। किसको किया था? मीडो। मीडो को पराजित किया। और 1791 देखिए आप, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर ले लेता है अपना कमान। लॉर्ड कॉर्नवालिस बड़ा योग्य गवर्नर था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अपना कमान ले लेता है। स्टार्टिंग में कुछ असफलताएं मिलती हैं। स्टार्टिंग में लॉर्ड कॉर्नवालिस को सफलता नहीं मिलती है क्योंकि टीपू सुल्तान बड़ा ही दूरदर्शी और बड़ा ही चालाक, हैदर अली की तरह ही बड़ा ही मल्टी टास्किंग वाला प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था। सारे गुण से भरपूर था। मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छी थी, दूरदर्शी भी था, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी था, अलायंस करने की प्रवृत्ति भी थी। तो ये सारी चीजों के कारण वह एक बहुत ही इनविंसिबल, एक मुश्किल से जीता जाने वाला एक योद्धा के रूप में उसको स्थापित कर दिया था। तो आरंभिक असफलता मिली इस स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में इन्होंने फिर से अपना त्रिउट बनाया। देखो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं कि जो अपने शत्रु हैं उनको ढूंढो और उनसे तुरंत अलायंस कर लो। उनको कुछ लालच देके या पैसे देके कुछ देके उनसे अलायंस कर लो। ये यही कर रहे हैं। आप अगर देखें तो जो पूरा ट्रेंड है आपका है, पूरा ट्रेंड है आपका सारे युद्ध का देख लें आप। सिर्फ मैसूर के साथ ही नहीं, आप पंजाब के साथ देखें या फिर बंगाल के साथ देखें या अवध के साथ देखें या मुगल सल्तनत के साथ देखें, कार्नाटिक वार में फ्रेंच के साथ देखें, ये एक ही काम करते हैं। पहले वार, फिर ट्रीटी। हार गए या जीत गए कोई मतलब नहीं। और जैसे ही मतलब वार मतलब युद्ध, फिर संधि, युद्ध फिर संधि। संधि हो गई, फिर कुछ दिन तक शांत रहेंगे, फिर अपना वो शक्ति बनाते रहते हैं, शक्ति संगठित करते रहते हैं। और जैसे लगता है कि कोई कमजोर कड़ी मिली सामने सामने वाले की, तुरंत फिर से अटैक कर दिया, फिर वार, फिर युद्ध, फिर संधि। अब की बार थोड़ा सा कुछ आगे, एक कदम आगे बढ़ के संधि करेंगे। तो ऐसे ही कर करके इन्होंने पूरा ये अपना साम्राज्य स्थापित किया, साम्राज्य विस्तार किया अंग्रेजों ने। तो वही चीजें यहाँ भी हो रही हैं। तो कुछ आरंभिक असफलताएं मिलती हैं और आरंभिक असफलताओं के बाद फिर अंग्रेज क्या करते हैं, तुरंत जो उस क्षेत्र में होते हैं निजाम और मराठे, उनके साथ संधि कर लेते हैं। और इन तीनों की संयुक्त सेना ने, अंग्रेज, मराठे और निजाम, सोचिए आप, इन तीनों की संयुक्त सेना ने
श्रीरंगपट्टनम में राजधानी होती है टीपू सुल्तान की, वहां पे अटैक कर देते हैं और इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो जाते हैं। इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो जाते हैं और इसमें इनकी बड़ी अपमानजनक ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। 1790 से 92 ये युद्ध चलता है आपका। और देखिए यही होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। त्रावणकोर पे अटैक ना करते और ना ये सब होता। ऑल्दो शत्रु सामने घात लगा के बैठे हुए थे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते ही। तो त्रावणकोर तो एक बहाना था। त्रावणकोर के साथ मिलकर के इन्होंने तुरंत टीपू को चैलेंज किया और तीनों मिलकर के अंग्रेज प्लस निजाम प्लस मराठे ने मिलकर श्रीरंगपट्टनम पे आक्रमण करके टीपू सुल्तान को पराजित किया। और फिर होती है संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि से। अंग्रेज व टीपू सुल्तान के मध्य संधि होती है। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस इसके टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थे, अपमानजनक थे। किनके लिए? टीपू सुल्तान के लिए। क्या क्या था इसमें? आधा मैसूर राज्य छीन लिया गया। इतना बड़ा मैसूर राज्य था, उसका आधा पार्ट छीन लिया गया। जो मलाई मिली उसको तीनों ने मिलकर मिल बांट के खाया। मलाई क्या मिली थी? जो ये सब एरिया था, बड़ा महल, डिंडीगुल जो आधुनिक शस्त्रागार जहां बनाया था हैदर अली ने, डिंडीगुल। मालाबार, जो मालाबार क्या था? मालाबार कोस्ट, यहाँ पे कोस्टल एरिया था, तटीय एरिया है और अंग्रेजों का ध्यान हमेशा कहाँ होता है? तटीय एरिया पे। तो तुरंत मालाबार, अच्छी चीजों को तुरंत अपने पास रखा इन्होंने। तो बड़ा महल, डिंडीगुल और मालाबार, इन तीनों को अंग्रेजों को मिला। ये तीनों क्षेत्र अंग्रेजों को मिला। फिर तुंगभद्रा नदी के आसपास वाला क्षेत्र मराठों को मिला। तुंगभद्रा नदी है, आप देखिएगा ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। तुंगभद्रा नदी के आसपास का क्षेत्र मराठों को मिला। कृष्णा से पेन्नार तक का क्षेत्र निजामों को मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने आपस में जो भी फायदे उसको मिल करके सबका लाभ लिया। ये उनको काफी बैकफुट पे जाकर के संधि करनी पड़ी थी टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान पे जो सबसे अपमानजनक शर्त रखी गई थी कि 3 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ा। कितने का? 3 करोड़ रुपए का कंपनी को देना पड़ा है। इनको देना था, किनको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 करोड़ रुपया देना था। 3 करोड़ रुपए में आधा पैसा मतलब 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ रुपया देना था इंस्टेंटली, तुरंत देना था। और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था आधा, 1.5 करोड़, इन्होंने बोला किस्तों में दे देना, इंस्टॉलमेंट में दे देना हमें। लेकिन उस तब तक क्या रहेगा? कुछ हम गिरवी रखेंगे। और गिरवी क्या रखे? टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को बंधक बना लिया। आप देखिए कैसे यहाँ के इतने प्रभावशाली किंगडम मैसूर के राजा के दोनों बेटों को बंधक बना लिया। इतने क्रूअल थे, इतने विदाउट एनी रेस्पेक्ट फॉर द रूलर। उन्होंने क्या किया? दोनों बेटों को बंधक बना लिया और बोला कि 1.5 करोड़ रुपए जब तक नहीं दोगे तब तक इनको नहीं छोड़ेंगे, जब दे दोगे पैसा तो छुड़वा लेना। ये इन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज जीते थे और टीपू सुल्तान हार गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ये होता है 1799 में। ये 1-2 महीने की लड़ाई है, तुरंत खत्म हो जाती है। तो इसको हम देखते हैं। 1792 में जब संधि हो गई उसके बाद क्या चल रहा था? रिकवर कर रहे थे। रिकवर क्या कर? टीपू सुल्तान हरजाने की रकम पहले तो अदा कर दिए। हरजाने की रकम अदा करने के बाद अपने दोनों बेटों को छुड़ा लाए बंधक से। उसका युद्ध में जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति भी किए। आपको पता है क्षतिपूर्ति कैसे होती है? राजा लोग अधिक कर वसूलते हैं और उससे क्षतिपूर्ति होती है। तो युद्ध का जो अंतिम परिणाम होता है, ये लोगों को लगता है कि सिर्फ सैनिक भुगत रहे हैं। युद्ध का अंतिम परिणाम नागरिकों को ही भुगतना होता है। आप देखें अभी भी रूस और यूक्रेन में जो वार हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें क्या उससे हम तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो उस युद्ध के कारण ऐसी कई परिस्थितियां आ रही है निकल के, जिससे कि एक तो सबसे जो इंस्टेंट है, आपका पेट्रोल की कीमत बढ़ गया आपका। और आपको लगता होगा कि पेट्रोल से क्या, मैं तो स्टूडेंट हूँ तो पेट्रोल से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पेट्रोल से जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो आपका इनलैंड कम्युनिकेशन है, जो आपका रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से होता है, उसमें सबसे ज्यादा पेट्रोल के सही सारी चीजें आती हैं, जो भी कमोडिटीज होती हैं। और इस कारण से सबका प्राइस बढ़ जाता है, तो एक हाइक होता है। तो सबसे ज्यादा मार जो है महंगाई की, वो गरीबों में पड़ती है। तो आप देखिए युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, उससे बढ़ रहा है पेट्रोल की कीमत, और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हो रहा है यहाँ पे इंडिया में सारी चीजें महंगी। और उससे जो भी मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो
गरीब लोग हैं, अंतिम में जाकर के लास्ट में वही होते हैं परेशान। छोटे व्यापारी हैं और आम नागरिक हैं, वो सब परेशान होंगे इससे। तो दोस्तों यही है कि युद्ध में जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति करने लगे, और पूर्ति क्या करने लगे, वही वहाँ के जो कर वसूली का था उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया और अपना खजाना भरने लगे, क्योंकि इनको अपने बेटों को छुड़ाना था पैसा दे करके। ये थी स्थिति श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। अब देखिए घटना क्या घटती है, फिर से वही होता है। टीपू सुल्तान अब शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही हुआ 1796 में। 1796 में वाडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु होती है। वाडियार वंश के जो एक फॉर्मल बैठे होते हैं जो शासक, वास्तविक रूलर तो यही लोग होते हैं, हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान। लेकिन वाडियार वंश के जो हिंदू शासक होते हैं वो, उनकी मृत्यु हो जाती है 1796 में। 1796 में उनकी मृत्यु होने के बाद उनके जो उत्तराधिकारी, उनके बेटे होते हैं, वो बड़े छोटे होते हैं, नाबालिग होते हैं। उनको उत्तराधिकार टीपू है, ये टीपू सुल्तान, टीपू, ये टीपू सुल्तान क्या करते हैं, टीपू सुल्तान बोलते हैं कि इस बच्चे को हम उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं और अपने आप को स्वयं को वहां का सुल्तान घोषित कर देते हैं। हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये दोनों वास्तविक रूल कर रहे होते हैं, पर फिर भी जो एक फॉर्मल औपचारिक वहां पे हिंदू शासक होता है उसकी मृत्यु होती है 1796 के बाद, 1796 के बाद। तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं वो नाबालिग होते हैं, छोटे होते हैं बहुत। तो उनको शासक मानने से टीपू सुल्तान इनकार कर देता है और स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। सामने बैठे हुए अंग्रेज, वो इसी तरह के चीजों को वो तलाश रहे हैं, इस तरह के जो त्रुटियां हैं सामने, कुछ गलती करे और हमें मौका मिले, वो घुसने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए बिल्कुल लालायित है वो। और वही होता है, ये मौका देते, टीपू सुल्तान को मौका देते हैं। वो एक है ना दिनकर की कविता कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वही है। इसमें फिर 1796 में इसने ऐसा करा, उसका सर 1798 में सर जॉन सॉर आते हैं के बाद, सर जॉन सॉर के बाद क्या आते हैं, लॉर्ड वेलेजली, गवर्नर जनरल बनकर आते हैं, लॉर्ड वेलेजली। रॉबर्ट क्लाइव हमने देखा था कैसे 1765 से 72 तक द्वैत शासन में रहे थे। उसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग्स, जो खत्म कर देते हैं और द्वैत शासन को। उसके बाद फिर आते हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर जॉन सोर, और फिर आते हैं लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे, आप लोग अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे, गवर्नर जनरल कैसे गवर्नर गवर्नर जनरल बनते हैं, फिर वाइसराय बनते हैं, फिर इसको बाद में हम देखेंगे, आराम से देखेंगे, और एक एक करके सारे गवर्नर जनरल का काल पढ़ेंगे, उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे आगे क्लासों में। पर अभी यहाँ पे आप ये याद रखिए कि सर जॉन सॉर के जाने के बाद 1798 में लॉर्ड वेलेजली आते हैं, और ये बहुत बड़े इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी होते हैं। ही वाज ए हार्डकोर इंपीरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट मतलब साम्राज्यवादी। वो बड़े हार्डकोर साम्राज्यवादी थे। किस तरह से, मतलब हमेशा इस जुगत में रहते थे किसी तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो जो तात्कालिक कारण उनको मौके मिले वो तीन चार थे। एक तो था कि टीपू की फ्रेंच के साथ अत्यधिक निकटता थी। हैदर अली की तरह टीपू सुल्तान की भी फ्रेंच के साथ बहुत अधिक निकटता थी। ये चीजें बार बार अंग्रेजों को खटकती थी यहाँ पे। फिर दूसरा क्या था कि टीपू सुल्तान विदेशों में राजदूत को भेजते थे। उनको लगता था कि हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, अपना ये फॉरेन अलायंस हमारे खिलाफ बना रहे हैं, ऐसा उनको लगता था। और दूसरा, टीपू से दक्कन में अंग्रेजों को चुनौती मिलती थी। किनको? अंग्रेजों को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चुनौती मिलती। उनको लगता था कि जब तक मैसूर स्ट्रोंग रहेगा, जब तक टीपू सुल्तान स्ट्रोंग रहेंगे, तब तक हम मद्रास प्रेसिडेंसी को सेफ नहीं समझ सकते। कभी न कभी ये अटैक कर सकता है। तो ये हमेशा इसको खतरा मानते हैं मद्रास के सुरक्षा के लिए और अपने एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो इन तीन कारणों से वो हमेशा इस जुगत में होते हैं किसी तरह से इसको खत्म किया जाए। तो तीन कारण देखें तो एक तो फ्रेंच साथ निकटता, दूसरा विदेशों में राजदूत भेजने से अंग्रेजों को खतरे का अंदेशा होता था, और तीसरा टीपू से उनको मैसूर के स्ट्रोंग होने से उनके मद्रास प्रेसिडेंसी को खतरा होता था। इन तीन कारणों के कारण वो हमेशा रिवेंज में रहते थे। हम लोग इस मैप को देखते हैं, लेकिन इसके बाद पहले एक ये देख लीजिए कि क्या क्या हुआ फिर उसके बाद। तो 17 अप्रैल से लेके 4 मई तक ये युद्ध चलता है। 17 अप्रैल से 4 मई तक युद्ध चलता है 1799 में। ठीक है। टीपू सुल्तान ने बहादुरी के साथ ये युद्ध लड़ा, परंतु जनरल स्टुअर्ट स्टुअर्ट और हैरिस स्टुअर्ट जनरल स्टुअर्ट और हैरिस के सामने ये पराजित हुए। दोनों जनरल थे,
इंग्लिश अंग्रेज जनरल थे, उनके सामने पराजित होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं वो है लॉर्ड वेलेस्ली, जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पे, उनके भाई थे आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली भी इस युद्ध में लड़े थे टीपू सुल्तान के खिलाफ। तो एक फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं कि कौन से युद्ध में पूछा जा सकता है कि लॉर्ड वेलेस्ली के भाई शामिल हुए थे। तो ये था आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर वार। मराठा और निजाम ने क्या किया, अंग्रेजों को समर्थन दे दिया। अब इसमें क्या हुआ, मराठा और निजाम इनका तो यही चलता था, तो अंग्रेजों को समर्थन दे दिया। युद्ध के पश्चात क्या हुआ, अंग्रेजों ने मराठों को टीपू का आधा राज्य देने का वादा किया था। मराठे और निजाम ने जो अंग्रेजों को समर्थन दिया था उसका कारण क्या था, मराठे का कारण ये था कि युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने मराठों को टीपू का सुल्तान, जब टीपू का जो सुल्तान का जो आधा राज्य जीतेंगे उसको देने का वादा किया था, मराठों को तुमको दे देंगे। और निजाम के साथ तब तक अंग्रेजों ने सहायक संधि प्रणाली पे हस्ताक्षर करवा चुके थे, उसको शामिल कर चुके थे हैदराबाद को। सहायक संधि के पर हस्ताक्षर करवा लिए थे निजामों से। तो 1799 में इस सब्सिडी लाइन्स में हैदराबाद भी आ गया था। तो ये रहा आपका हैदरा निजाम और मराठे दोनों आ गए, दोनों ने समर्थन दे दिया अंग्रेजों को। और इसमें युद्ध में यही होना था, टीपू सुल्तान हारते हैं और इसमें मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की, और उनके परिवार को वेल्लोर में कैद कर लिया जाता है। और कैद करने के बाद जो शाही खजाना होता है वो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। फिर क्या होता है, ये एक जो बालक था, जल्पवयस्क बालक बालक जिसको मानने से इनकार कर दिया था टीपू सुल्तान ने, उसको गद्दी पे बिठा देते हैं अंग्रेज, और उससे सहायक संधि कर लेते हैं। इसे मैसूर के साथ, मैसूर से सहायक संधि कर लेते हैं। तो एक तरह से संरक्षण में ही अंग्रेजों का एक प्रभुत्व है, नियंत्रण है, उन्होंने अपने सुविधा के अनुसार बिठा दिया और सहायक संधि भी करवा लिया। तो देखिए दोस्तों, इतना बड़ा जो आपका हमने स्टार्टिंग वाले मैप में देखा था मैसूर का साम्राज्य, वो कहाँ रह गया। निजाम की टेरिटरी बढ़ गई, ये वाला पार्ट निजाम को मिला। तो लास्ट में मलाई बटी मैसूर को जीतने के बाद, तो अंग्रेज, निजाम और मराठे मिलकर के इसका इसका बंदर बाट हुआ। मैसूर बस ये वाला पार्ट रह गया सिमट के, इतना छोटा सा ही मैसूर बचा, बस ये वाला एरिया मैसूर बचा। ये वाला पार्ट निजाम को मिला, हैदराबाद को मिल गया। उसके बाद ये वाला पार्ट आपको पेशवाओं को मिला, ये वाला पार्ट पेशवाओं को मिला। और ये कोस्टल एरिया जहां पे अंग्रेजों की नजर होती थी, ये ऑब्वियसली BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया। ये वाला एरिया ले लिया और ये वाला एरिया भी अंग्रेजों को मिला, ये वाला एरिया भी अंग्रेजों को मिला। और ये भी आपको, यहाँ पे तो अंग्रेज थे ही, यहाँ तो मद्रास प्रेसिडेंसी, इन जगहों पे अंग्रेज पहले से ही थे। इस मैप को आप देख सकते हैं कि 1799 में जब चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ था, तो किस तरह से चीजें बिखर गई थी, और मैसूर इतने से छोटे से एरिया में रह गए थे, और जो हराया था, जो क्षेत्र बचा था, वो सब बट गया। निजाम को इतना बड़ा एरिया मिल गया, मराठों को ये मिल गया, ये वाला पोर्शन मिला, अंग्रेजों को तटीय इलाका मिल गया। सबको फायदा हुआ सिवाय मैसूर को छोड़ के। और फिर मैसूर क्या किया था अंग्रेजों ने, जो नाबालिग उत्तराधिकारी था वारिस, उसको गद्दी में बिठा करके उसको शासक मान लिया और सहायक संधि पे हस्ताक्षर करवा लिए, जिससे कि वहां पे उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। बस दो चार फैक्ट और हैं दोस्तों इस वीडियो में। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर की क्या स्थिति थी, तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है। एक तो आपका था लॉर्ड वेलेस्ली, जो हमने भी मैप देखा, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, सूंडा और हारकोनली जिले जिले मराठों को दे दिया, मराठे को दे दिया। गूटी वो गुर्रम कोंडा, ये सब नाम याद रखिए, गूटी और गुर्रम कोंडा जिले निजाम को मिले, निजाम मतलब हैदराबाद को मिल गया। और इन्हें मिला कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, तारापोरम, वो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ये सब अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। तो एक ठीक ठाक बहुत बड़ा एरिया अपने पास अंग्रेजों ने रख लिया, और ये बंदरबाट का फल था, हमने मैप में भी देखा अभी। नए मैसूर राज्य की गद्दी पे किसको बिठा दिया, अल्पवयस्क बालक जिसका नाम था कृष्णराज तृतीय, कृष्णराज तृतीय को बिठाकर, एक कठपुतली शासक थे इनके, तो उनको बिठा दिया, वाडियार को गया।
और तथा सहायक संधि लागू कर दी गई। यहाँ पे सहायक संधि लागू कर दी गई। 1831 में क्या होता है? 18 इस सहायक संधि लागू कर दी गई 1799 में, और फिर हमेशा के लिए इनके साथ पास ही रही वाडियार के पास। बाद में हम देखते हैं कि 1831 में कुछ समय के लिए विलियम बेंटिंग ने कुशासन का आरोप लगा करके मैसूर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। वाडियार शासक से अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन फिर बाद में जब लॉर्ड रिपन आया तो लॉर्ड रिपन ने पुनः इसे उसी हिंदू शासक को वाडियार को दे दिया था। तो ये था आपका कैसे मैसूर को अंग्रेजों ने अपने प्रभुत्व में स्थापित किया, अपने नियंत्रण में लाया। तो इसके बाद हम जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं उसको देखेंगे वन बाय वन। बड़े इजी क्वेश्चन है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये 1767 से 1769 में हुआ था। बट यूपीपीसीएस के एग्जाम में यही 1766 लिखा हुआ था। देखिए आप 1 साल 2 साल कभी कई बार आगे पीछे होते रहता है, इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है और वो बोल रहा है 66, जबकि इसकी जो अवधि थी वो 69 थी, 67 टू 69। कौन विजयी हुआ था? वेरी इजी क्वेश्चन, हैदर अली विजयी हुए थे पहले में। और ह्यूमिलिएटिंग इन्होंने ह्यूमिलिएटिंग संधि करवाई थी किनको? अंग्रेजों को। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। पोर्टो नोवा के युद्ध में किसने हराया था? आयरकूट ने। आयरकूट ने हराया था, हमने डिस्कस किया क्लास में अभी। तो आयरकूट ने हराया था इसको पोर्टो नोवो के युद्ध में। ठीक है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन सी संधि थी? ये आप लोग कमेंट में नीचे बताइएगा, कौन सी संधि थी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी? कौन से आंग्लो मैसूर वार के बाद जो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम में हुई थी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? हमने विस्तार में इसकी चर्चा की थी, टीपू सुल्तान। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, आईएएस में पूछा गया है और यूपीआरसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ की थी, जो कि बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी, जिसमें 3 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया गया था। इनके दोनों बेटों को बंधक बना लिया गया था और काफी हिस्सा यहाँ से ले लिया गया था टीपू सुल्तान के मैसूर वाले क्षेत्र से। तो इट वॉज वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी फॉर मैसूर और टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था, 2 महीने चला था, 17 अप्रैल से मई तक। तो उसमें 1799 में ये मारे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिलान करने वाला है, यूपीपीसीएस मेंस में 14 में पूछा गया है। और हमने जो आज क्लास किया था, हमने आज क्लास किया है, ये पूरा क्वेश्चन हमारे क्लास का निचोड़ है, आज के क्लास का। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ था? हैदर अली पराजित हुआ था? नहीं, हैदर अली ने पराजित किया था अंग्रेजों को, तो ये गलत है। सेकंड, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, तो ये भी गलत है। इसमें हैदर अली मर गए थे बीच में ही। ठीक है, हैदर अली 1781 में ही मर गए थे, 7 दिसंबर 1781 को कैंसर से मर गए थे। और उसके बाद टीपू सुल्तान गद्दी पे आया था। 1 साल तक युद्ध और चलते रहा, जो कि अनिर्णायक रहा। और बाद में ट्रीटी ऑफ बैंगलोर के थ्रू इसको संधि बदल के अपने अपने जो जीते हुए साम्राज्य थे, जो क्षेत्र था, वो एक दूसरे को लौटा दिया गया था। तो एक अनिर्णायक युद्ध था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, ये भी गलत है। टीपू सुल्तान युद्ध हार गया था तृतीय में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और अपना भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ा था इन्हें। और लास्ट में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान इसमें पराजित हुआ और युद्ध के मध्य दिवंगत, तो युद्ध में मारे गए थे। ये आंसर सही है, ये भी गलत। तो डी है आपका राइट आंसर। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में देखा कि कैसे अंग्रेज वार, ट्रीटी, फिर वार, फिर ट्रीटी, फिर वार, फिर ट्रीटी, ऐसे कर करके युद्ध संधि युद्ध संधि युद्ध संधि करते करते अपना साम्राज्य को विस्तार करते कि हारे नहीं। इससे हमें भी एक सीख लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमेशा
अपने तैयारी को देखते रहना चाहिए। जब भी आप टेस्ट देने जाएँ, आप मान के चलिए कि आपके लिए एक युद्ध है, एक वार है। युद्ध में आप जब परफ़ॉर्म करके आते हैं, तो अपने आप को चेक कीजिए कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। कल टेस्ट भी था हिस्ट्री का। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में कुछ-कुछ क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चंस सेट किए गए थे। थोड़ा-सा जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उससे भी क्वेश्चन आया था और लेकिन मैंने देखा थोड़ा-सा क्वेश्चन को हल्का-सा ट्वीक कर दिया था सारे क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, फिर से मुझे वापस टेक्स्ट बुक पढ़ना है। क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन अगर आसान है तो ठीक है, अगर थोड़ा-सा टफ क्वेश्चन अगर टीसी में लगा के जा रहे हैं, अगर थोड़ी-सी टफ फाइट आप पहले ही कर ले रहे हैं एग्ज़ाम के पहले ही, तो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में एक एज देगा, एक आपको एडिशनल आपको एज मिलेगा उससे और फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरह से आप युद्ध में अपने आप को अंग्रेज़ों से सीखें आज के जो क्लास से कि 4 बार लड़े लेकिन हम पीछे नहीं हटे और लड़-लड़ के अंतिम में ख़त्म ही कर दिया इन्होंने किले को। तो आपको भी जो आने वाले 3 एग्ज़ाम्स हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मेजरली यहाँ पे यूपी पीसीएस के बच्चे हैं, तो यूपी पीसीएस की जो प्री का एग्जाम है 12 जून को, उसको टारगेट करें आप लोग और उसके लिए टेस्ट लिखें। 7, 8, 10 जो भी है टेस्ट, उसको टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। तैयारी करके बिल्कुल टेस्ट में जाएँ और एक बार जब टेस्ट दे के आएँ, तो डिटेल उसके एक्सप्लेनेशन को देखें और फिर से जहाँ गलती हुई है, वापस अपने नोट्स को रिवाइज़ करें और फिर आप अपने बुक को भी रिवाइज़ कर सकते हैं। इससे आपको आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग होगी। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ फिर आज के क्लास को मैं समाप्त करता हूँ यहीं पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला। थैंक यू एवरीवन।